नमस्कार। जी। यूपीएससी की तैयारी के लिए आज 10 अगस्त 2025 की जरूरी खबरों पर बात करते हैं। ये हमारी चर्चा का भाग 1 है। हो सकता है कुछ मुद्दे हमने पहले भी देखे हों, तो एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए इन अहम जानकारियों को गहराई से समझते हैं। बिल्कुल। आज हमारे पास राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही स्तरों पर कई दिलचस्प विषय हैं। तकनीक है, पर्यावरण, संस्कृति, शासन, काफी कुछ है। शुरुआत करते हैं प्रशांत महासागर के एक छोटे से देश नाउरू से। हाल में ये खबरों में था पासपोर्ट बेचने को लेकर। हाँ, क्लाइमेट एक्शन के लिए फंड जुटाने की बात थी। हाँ, लेकिन सुनने में आया है कि इस साल अब तक सिर्फ 6 ही आवेदन मंजूर हुए हैं। हाँ, ये संख्या तो कम है, पर नाउरू के बारे में जानना दिलचस्प है। ये दुनिया के सबसे छोटे स्वतंत्र देशों में से है, दक्षिण पश्चिमी प्रशांत में। एक उठा हुआ मूंगा एटोल है ये। और जो फॉस्फेट माइनिंग हुई है ना वहाँ, उसने इसके अंदरूनी हिस्से को बहुत नुकसान पहुंचाया है। अच्छा, और राजधानी? कोई आधिकारिक राजधानी नहीं है, यार इनको आप वास्तविक राजधानी कह सकते हैं। 1968 से ये गणराज्य है और 1999 में संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना। तो ये पासपोर्ट वाली बात भले ही बहुत सफल न रही हो, ये दिखाती है कि छोटे द्वीपीय देश जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए फंड कैसे जुटा रहे हैं, क्या चुनौतियां हैं। सही बात है। चलिए अब भारत की तरफ आते हैं, कैंसर देखभाल में एआई के इस्तेमाल पर। इंडिया एआई के इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन ने एनसीजी यानी नेशनल कैंसर ग्रिड के साथ मिलकर कैच ग्रांट प्रोग्राम शुरू किया है। जी, कैच। इसका मकसद है एआई के नए समाधानों को बनाना और लागू करना, जिससे पूरे भारत में कैंसर स्क्रीनिंग, निदान, इलाज में मदद मिल सके। अच्छा। हाँ, और जो हेल्थ केयर ऑपरेशंस हैं, उन्हें भी बेहतर बनाया जा सके। जो टीम्स चुनी जाएंगी, उन्हें हर प्रोजेक्ट के लिए 50 लाख रुपए तक का अनुदान मिलेगा। 50 लाख तक? जी, और इसमें सबसे जरूरी बात है जिम्मेदार एआई विकास पर जोर, मतलब एथिकल और प्रभावी समाधान, और उनका क्लिनिकल वेरिफिकेशन भी होगा। ये जानना जरूरी है कि इंडिया एआई जो है वो माइटी के तहत डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन का हिस्सा है। बिल्कुल। और एनसीआरडब्ल्यूएफ वो देश भर के कैंसर सेंटर्स का एक नेटवर्क है। मतलब एआई का स्वास्थ्य में सही और जिम्मेदार उपयोग हो, ये कोशिश है। अच्छा, अब मौसम की बात करते हैं। भारत ने अपनी एक स्वदेशी मौसम पूर्वानुमान प्रणाली विकसित की है, भारत पूर्वानुमान प्रणाली, यानी भारत एफएस। हाँ, भारत एफएस ये काफी उन्नत है। ये एक नई ग्रिड पर आधारित है, ट्रायंगुलर क्यूबिक ऑक्टाहीड्रल, टीको ग्रिड कहते हैं इसे। टीको ग्रिड। हाँ, इसकी वजह से मॉडल अब 6 किलोमीटर के हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन पर काम कर सकता है। पहले वाला जो मॉडल था वो करीब 12 किलोमीटर पर काम करता था, तो ये काफी बड़ा सुधार है। 6 किलोमीटर, मतलब पंचायत स्तर तक ज्यादा सटीक पूर्वानुमान मिल सकेगा। बिल्कुल। खासकर जो अचानक मौसम बदलता है, जैसे तेज बारिश, ओलावृष्टि। आईआईटी पुणे ने इसे एनसीआरडब्ल्यूएफ नोएडा और आईएमडी के साथ मिलकर बनाया है। तो किसानों और जल प्रबंधन प्राधिकरणों के लिए बहुत काम की चीज हो सकती है। निश्चित रूप से। तकनीक की बात हो रही है तो शिक्षा में भी एक नई पहल है, MERIT योजना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दी है। जी, MERIT स्कीम ये एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है जिसे विश्व बैंक के सहयोग से बनाया गया है। विश्व बैंक से के सहयोग से? हाँ, और इसका लक्ष्य है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के हिसाब से तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता, समानता और प्रशासन को बेहतर बनाना। कुल बजट करीब 4,200 करोड़ का है 2025-26 से 2029-30 के लिए। 4,200 करोड़? हाँ। इसमें विश्व बैंक का कितना योगदान है? विश्व बैंक का इसमें 2100 करोड़ का ऋण शामिल है। ये योजना फोकस करेगी इंटर्नशिप पर, सिलेबस अपडेट करने पर, फैकल्टी डेवलपमेंट पर, रिसर्च सेंटर्स बनाने पर, ताकि छात्रों की रोजगार क्षमता बढ़े। बिल्कुल। करीब 275 सरकारी या सहायता प्राप्त तकनीकी संस्थानों को इसका फायदा मिलेगा। अच्छी पहल है। हाँ। अब जरा अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों की तरफ देखें। तुर्की ने हाल में जंगल की आग की वजह से डार्डनेल्स जल डमरू मध्य को शिपिंग के लिए बंद कर दिया था। हाँ, डार्डनेल स्ट्रेट ये बहुत अहम है। उत्तर पश्चिमी तुर्की में है ये, एजियन सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है और एक तरह से यूरोप को एशिया माइनर से अलग करता है। इसकी लंबाई कितनी है? करीब 61 किलोमीटर। और ये बोस्फोरस जलडमरू मध्य के साथ मिलकर काला सागर क्षेत्र और बाकी दुनिया के बीच एकमात्र समुद्री रास्ता है। ओह, एकमात्र रास्ता? जी, पुराने जमाने में इसे हेलेस्पॉन्ड कहते थे। सामरिक और व्यापारिक दोनों लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण। चलिए अब भारत की सांस्कृतिक विविधता पर आते हैं। सिक्किम में लेप्चा जनजाति ने अपना पारंपरिक त्योहार मनाया, टेंडोंग लो रम फाट।
ये प्रकृति पूजा का उत्सव है। हाँ, लेप्चा जनजाति ये पूर्वी नेपाल, पश्चिमी भूटान, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के मूल निवासी हैं। अच्छा। वे खुद को रोंग या रोंगकुप्स कहते हैं और कंचनजंगा पर्वत को अपना संरक्षक देवता मानते हैं। उनकी अपनी भाषा है, अपनी लिपि है। पारंपरिक रूप से ये क्या करते हैं? पारंपरिक रूप से तो ये शिकारी संग्राहक थे, लेकिन अब खेती और पशुपालन भी करते हैं। चिंता की बात यह है कि ये एक लुप्त होती जनजाति है। 2011 की जनगणना में इनकी आबादी करीब 43,000 के आसपास थी। ये जरूरी है कि हम इन जनजातीय संस्कृतियों और उनकी चुनौतियों को समझें। अब रक्षा क्षेत्र से खबर है, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ईरान ने शायद अपनी पहली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM विकसित कर ली है, खुर्रम शहर 5। जी, खुर्रम शहर 5। खबरों के मुताबिक इसकी ऑपरेशनल रेंज 12,000 किलोमीटर और स्पीड मैक 16। 12,000 किलोमीटर रेंज। ICBM की परिभाषा क्या है वैसे? ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ये लंबी दूरी की मिसाइलें होती हैं, आमतौर पर 5,500 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज वाली, और मुख्य रूप से परमाणु हथियार ले जाने के लिए डिज़ाइन की जाती हैं। किन देशों के पास हैं ये? अभी रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस, भारत, UK, इजराइल और उत्तर कोरिया के पास ऑपरेशनल ICBM है। भारत की अग्नि-V मिसाइल भी एक ICBM है। तो ये ईरान वाला डेवलपमेंट वैश्विक रणनीतिक समीकरणों में एक अहम मोड़ हो सकता है। बिल्कुल, इस पर नजर रखनी होगी। अच्छा, अब वापस भारत की अर्थव्यवस्था पर आते हैं। सरकार ने स्टील आयात निगरानी प्रणाली यानी सिम्स 2.0 पोर्टल पर पंजीकरण के लिए एडवांस पीरियड को बदला है। हाँ, सिम्स पोर्टल। इसे इस्पात मंत्रालय ने 2019 में शुरू किया था। इसका काम है सरकार और जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें स्टील आयात के बारे में पहले से जानकारी देना। और ये सिम्स 2.0 में नया क्या है? सिम्स 2.0 में कुछ नई चीजें हैं, जैसे API इंटीग्रेशन। इससे डेटा की क्वालिटी बेहतर होगी, पारदर्शिता बढ़ेगी और रिस्क मैनेजमेंट भी अच्छा होगा। कुल मिलाकर ये नीतियां बनाने और घरेलू स्टील उद्योग को बढ़ाने में मदद करता है। मतलब व्यापार पर नजर रखने और घरेलू उद्योग को सपोर्ट करने का एक बेहतर टूल। ठीक है, अब पर्यावरण से जुड़ी एक चिंताजनक खबर है। बराक नदी के किनारे जो समुदाय रहते हैं वो जून में आई बाढ़ के बाद से मछलियों की कमी का सामना कर रहे हैं। हाँ, ये गंभीर समस्या है। बराक नदी, आपको पता होगा, पूर्वोत्तर भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ब्रह्मपुत्र के बाद। कहाँ से निकलती है ये? ये मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है, फिर मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, असम से होते हुए बांग्लादेश में जाती है। और बांग्लादेश में? बांग्लादेश में ये 2 धाराओं में बढ़ जाती है, सुरमा और कुशियारा। ये दोनों मिलकर फिर मेघना नदी बनाती हैं। इसकी कुल लंबाई करीब 900 किलोमीटर है और इसका जो बेसिन है वो भारत, बांग्लादेश और म्यांमार तक फैला है। तो बाढ़ और उसके बाद मछलियों की कमी, ये नदी किनारे रहने वालों की आजीविका और खाने पीने पर सीधा असर डालता है। बिल्कुल, ये इकोसिस्टम और स्थानीय अर्थव्यवस्था दोनों के लिए बड़ा झटका है। अंत में एक कानूनी मामला देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वृंदावन में श्री बांके बिहारी मंदिर को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के कुछ आदेशों पर हाल ही में नाराजगी जाहिर की है। हाँ, श्री बांके बिहारी मंदिर, ये वृंदावन मथुरा में भगवान कृष्ण का प्रसिद्ध मंदिर है। बांके का मतलब होता है मुड़ा हुआ। अच्छा, मुड़ा हुआ। जी, क्योंकि जो देवता की मूर्ति है वो त्रिभंग मुद्रा में खड़ी है, यानी 3 जगह से मुड़ी हुई। इसकी स्थापना स्वामी हरिदास जी ने की थी, जो मशहूर गायक तानसेन के गुरु थे। ओह, तानसेन के गुरु। हाँ, और जो अभी का मंदिर परिसर है वो 1864 में बना था। इसमें राजस्थानी वास्तुकला दिखती है। एक खास बात यह है कि मंदिर परिसर में कोई घंटी या शंख नहीं है। ये तो काफी अलग बात है। क्यों? मान्यता है कि बांके बिहारी जी को तेज आवाज पसंद नहीं है, इसलिए घंटी या शंख नहीं बजाए जाते। दिलचस्प बात यह भी है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ये मंदिर क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र भी रहा था। काफी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है। तो ये थे आज के कुछ अहम मुद्दे, तकनीक से लेकर पर्यावरण, संस्कृति और कूटनीति तक। जी, और आज की चर्चा के बाद एक सवाल सोचने लायक है। हाँ, जरूर। देखिए, एक तरफ भारत पूर्वानुमान प्रणाली जैसी स्थानीय हाई रेजोल्यूशन मौसम पूर्वानुमान क्षमताएं बन रही हैं। दूसरी तरफ कैच जैसी पहलें दिखा रही हैं कि AI का इस्तेमाल संसाधनों के आवंटन में कैसे हो सकता है। तो सवाल ये है कि इन दोनों का मेल, बेहतर पूर्वानुमान और AI आधारित संसाधन प्रबंधन, भारत के अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन और कृषि योजना को कैसे बदल सकता है, खासकर जब हम बराक नदी बेसिन जैसे इलाकों में हो रहे पर्यावरणीय बदलावों को देखते हैं।
ये वाकई एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर विचार करना चाहिए। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक चर्चाओं के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।